नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना चौधरी पंकज सिंह आज आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नए साक्षात्कार के साथ। आज के मेहमान हैं श्री पंडित शिवम झा जी, जो कि मूलतः बिहार से हैं और वर्तमान में खौड़ा कॉलोनी गाजियाबाद में रहते हैं। जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ कि शिवम झा जी का साक्षात्कार पहले भी एक बार हो चुका है, वो भी मेरे द्वारा आज से 4 वर्षों पहले। इनका परिचय बताना चाहूँगा आपको कि शिवम झा जी एक युवा नेता है और मूलतः बिहार के हैं। बिहार से आने के बाद इन्होंने गाजियाबाद में अपने आप को स्थापित किया है युवा नेता के रूप में, और अभी ये भाजपा को अपना सपोर्ट करते हैं और भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष जी हैं, वो भी मेन मंडल में। और इनका जो व्यवहार है बहुत ही कुशल पूर्वक है, बहुत अच्छे नेता हैं और युवाओं में एक इनकी अपनी खुद की भाव भंगिमा है, एक महिमा मंडन है। युवा इनको बिल्कुल खुले दिल से चाहते हैं। कोई भी युवा अगर नाम लेता है तो वो पंडित शिवम झा जी का नाम लेता है कि हाँ जी, शिवम झा जी बहुत ही नेक दिल और अच्छे विचार के व्यक्ति हैं और इन्होंने युवाओं के लिए ऐसे अनेकों कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं अपने जीवन में, जो कि उदाहरण यानी मिसाल के रूप में जाने जाते हैं। इनका वैवाहिक जीवन, इनका विवाह 24 अप्रैल सन 2014 को हिंदू रीति रिवाज की मान्यताओं के अनुसार हुआ। और इनकी भाषा शैली है, इनकी जो मूलतः भाषा है वो मैथिली भाषा है, जो कि वास्तव में खुद ही मधुर और सौम्य होती है। मैथिल भाषा मैंने खुद सुनी है तो बहुत ही सौम्य और सरल होती है, और मैथिल के जानने वाले और जो मैथिल को कुछ समझने वाले उनका, यानी जैसे हमारी हिंदी भाषा परिवार है, बहुरूपीय परिवार है, ऐसे ही मैथिली का भी एक परिवार है। तो बहुत अच्छी भाषा है, जो अगर किसी को समझ नहीं आती उसको भी समझ आने में उसे कोई परेशानी नहीं होती है। कार्यकुशलता, पंडित शिवम झा जी की जो कार्यकुशलता है वो बहुत ही अच्छी है, और जिस कार्य को ये करने की ठान लेते हैं उसे ये करके ही दम लेते हैं। ऐसा हमने अनेकों बार अपने जीवन में महसूस किया है, देखा हुआ है। अब चलते हैं शिवम झा जी की ओर। शिवम झा जी से कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं पर हम बात करेंगे, कुछ इनसे प्रश्न पूछेंगे जो कि अभी इनको खुशी और गम दोनों एक साथ होगा कि इन्होंने क्या पूछ लिया, और इनके जीवन से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछेंगे ताकि इन्हें ये लगे कि हाँ जी, मेरा वास्तव में कोई साक्षात्कार ले रहा है और अच्छा साक्षात्कार लेने की कोशिश कर रहा है। तो पहला इनसे हम बात करते हैं। आप अपने बारे में बताइए शिवम झा जी। नमस्कार पंकज जी। नमस्कार जी। पंकज जी ने तो मेरे बारे में सारा कुछ बता ही दिया है जी। और फिर भी मैं पंकज जी से प्रभावित रहता हूँ। इनके लाइफ को देख के मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि इन्हें मैं आज से नहीं, लगभग हम बचपन से ही जानते हैं। जी। तो ये भी मेरे लिए एक रोल मॉडल है, जी, धन्यवाद शिवम झा जी। क्योंकि इन्होंने जो आज जिस मुकाम पे हैं, इन्होंने खुद उस मुकाम को अपने तय किया है, जॉब करके, वकालत की पढ़ाई। तो ये हम सब जो आने वाली पीढ़ी है, युवा हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपके रोल मॉडल ये होने चाहिए, ना कि कोई हीरो हीरोइन होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले पंकज जी का धन्यवाद करूंगा कि जो आज मेरा ये साक्षात्कार ले रहे हैं। आपका भी धन्यवाद शिवम झा जी, इतना मुझे सम्मान देने के लिए। धन्यवाद भाई साहब। जी। भाई साहब ने पहले भी मेरा इंटरव्यू ले चुका है 4 साल पहले, और उस समय मैं कुछ नहीं था, एक विश्व हिंदू परिषद से निकला हुआ कार्यकर्ता था जी। और भाई साहब के इंटरव्यू के बाद मुझे 2-4 पद मिली। जी। 18 में ही पद मिला था युवा मोर्चा में महामंत्री। हमारा सौभाग्य था आपका इंटरव्यू लेना। तो भाई का इंटरव्यू यानी पंकज जी का इंटरव्यू मेरे लिए हमेशा एक भविष्य में आगे का एक कदम होता है। तो आज मेरा इंटरव्यू हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि मैं आगे भविष्य में मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए भाई साहब ने मुझे इतना तवज्जो दिया है। जी। नमस्कार। तो अभी इन्होंने अपने बारे में बताया, तो और अपने बारे में नहीं, ज्यादातर मेरे बारे में बताया, मुझे रोल मॉडल बताया लोगों का, बच्चों का, आने वाली युवा पीढ़ी का। जबकि इन्होंने भी युवा पीढ़ी के लिए बहुत कार्यक्रम किए हैं। कभी हम इनसे प्रेरणा लेते हैं, कभी ये हमसे प्रेरणा लेते हैं, और होता क्या है, हम हमेशा एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर ये नहीं है तो हम नहीं है, हम नहीं तो ये नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि सभी को एक साथ मिलकर रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए, और सभी को एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। तो अब हम इनसे पहला प्रश्न पूछते हैं। आपको आम जनमानस राजनीति का चाणक्य कहती है,
यह बात कहाँ तक उचित है, उचित मानते हैं या है, आप बताइए। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ जी। जी बाकी लोगों का प्यार, लोग क्या कहते हैं मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है मेरे कार्य से, कि मुझे मेरी पार्टी या मेरे घर के लोग या मेरा समाज कौन सा कार्य मुझे देते हैं, और उस कार्य को करने में मेरी पूरी निष्ठा होती है। अब आप मुझे किस नाम से जानते हैं, किस नाम से पुकारते हैं, वो आप पे निर्भर करता है। मैं और जो मुझे इस नाम से कहते हैं या पुकारते हैं, मैं उनका धन्यवाद करूँगा। बाकी मैं उनके जो चाणक्य हैं, गुरु हैं, वो सबके ही गुरु हैं, तो मैं उनके कह सकता हूँ कि उनके नाखून के बराबर भी नहीं हूँ। मगर जो लोग कहते हैं उनके लिए, उनके प्यार के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ उन्हें, और तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और कोशिश करूँगा जी कि उनकी तरह मैं बनूँ। कोशिश कर सकते हैं, तो बस कोशिश करते हैं। बाकी आप लोगों का प्यार। तो क्या शिवम जी, आचार्य चाणक्य जी को आप अपना आदर्श मानते हैं? हर भारतीय को मानना चाहिए। जी मेरा मानना है हर भारतीय को मानना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे एक व्यक्ति थे कि एक गरीब कुनबे के बच्चे को जी मगध का राजा बना दिया। उन्होंने अपना धर्म निभाया जी राजा बना के। हमें भी अपना धर्म निभाना चाहिए, अपने भारत को आगे ले जाके। तो हम सबको गुरु चाणक्य तो हम सब नहीं बन पाएंगे, मगर कुछ भी बन गए और हमने चंद्रगुप्त बनाना शुरू कर दिया ना, तो हम अखंड भारत की तैयारी फिर से कर सकते हैं। जी तो उनके कुशलता पे हमें कोई वो नहीं है, बाकी सबका प्यार। तो आप आचार्य चाणक्य जी के चरणों में अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, यही कहना सदैव चाहेंगे? सदैव सदैव। सदैव। अब आपके लिए दूसरा प्रश्न है हमारी ओर से, चौधरी पंकज सिंह परिवार की ओर से, कि आप अपने आप को किस राजनेता के रूप में देखते हैं या देखना चाहते हैं? जी, मैं रूप में अपने आप को नहीं देखता, मैं आदर्श जरूर मानता हूँ जी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जी क्योंकि उनसे ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी उनका जन्म 25 दिसंबर 1924, जी और पहली बार वो प्रधानमंत्री सन 1999 में बने। 96 में बने थे कुछ दिनों के लिए, जी और 99 में एक सशक्त प्रधानमंत्री बने, जी जो 5 साल का कार्यकाल किसी कांग्रेसी राज्य से अलग, कांग्रेसी नेता से अलग 5 साल का प्रधानमंत्री का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। तो उनमें उनसे ये सीखने को मिलता है, 1924 से 1999 जी लगभग 75 वर्ष, जी तो उस व्यक्ति ने धैर्य जी और संघर्ष का कभी साथ नहीं छोड़ा उन्होंने। तो आज की युवा पीढ़ी या आज के लोगों में क्या है, धैर्य नहीं है। जी धैर्य का होना बहुत जरूरी है, और लक्ष्य तो हमेशा बड़ा होना चाहिए। और समय आज हो सकता है कि आज ना हो वो समय 10 साल बाद आए, तो धैर्य का भी होना जरूरी है। और निष्ठा से चलिए, व्यक्तित्व के साथ चलिए, तो जरूर अटल बिहारी वाजपेयी हर व्यक्ति का आदर्श होना चाहिए जो राजनीति में है, क्योंकि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता है। जी यानी पॉलिटिकल लाइफ में भी उनका कोई दुश्मन नहीं था, कोई क्या कहते हैं दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति नहीं था। नेहरू जी ने उनके लिए कहा था कि तुम एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनोगे, तो नेहरू जी ने उसी टाइम भांप लिया कि ये व्यक्ति बन सकता है, जी क्योंकि उनमें सौम्य थी, निष्ठा था, कार्य को लेके आगे बढ़ने को लेके तत्परता थी, समाज को आगे बढ़ाने का तत्परता था। तो आज क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी एक अलग ही किस्म, इतने कार्यकर्ता हैं उस पार्टी में कि आप सोच नहीं सकते। यानी 2 व्यक्ति से चली पार्टी आज करोड़ों में हो गई है। तो ये सब धैर्य का और निष्ठा के साथ रहिए, तो सब कुछ होगा। और इसीलिए मेरे अटल बिहारी वाजपेयी मेरे आदर्श हैं, मेरे लिए निष्ठावान व्यक्ति हैं। और मैं हर व्यक्ति को कहूँगा कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप उन्हें ही आदर्श माने, और जो जिस नेता को मानते माने, और मेरे तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। अब शिवम जी, आपको बताना चाहूंगा कि आपने कई बार अपनी बातों में, अपने बात विचार में बताया निष्ठा। निष्ठा शब्द से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मेरी जो बिटिया है बड़ी वाली, उसका नाम ही मैंने निष्ठा रख दिया। जी जी जी। ताकि मैं हर कार्य के प्रति, हर सोच के प्रति अपनी निष्ठा, अपनी बेटी की सोच, अपनी सोच को आगे बढ़ा सकूं, और हर कार्य को जैसे आप निष्ठा से करते हो हम भी निष्ठा से करें, और समर्पित रहें, संयोजित रहें, संगठित रहें, और संघर्ष करते रहें। तो वो सब किससे होगा? निष्ठा से। जब आपके अंदर निष्ठा और धैर्य होगी, किसी भी कार्य को लेकर निष्ठा का होना बहुत जरूरी है। जी।
तो धैर्य मैंने रखें। अपनी बिटिया रानी का इसीलिए नाम निष्ठा ही रख दिया। और मैं चाहूंगा जी कि भाई साहब की अभी 2 लड़की हैं, जी भविष्य में लड़का हो तो लड़के का नाम धैर्य रखें। जी, कोशिश करूंगा। वो ऊपर वाले की निष्ठा है। और धैर्य की तो जोड़ी भाई बहन की अलग ही बात होगी। बहुत बढ़िया। जी, तो शिवम जी से जैसे हमारी बातचीत चल रही है, अभी लगातार चलेगी आगे भी। तो अब हमारा जो 2 प्रश्न हम पूछ चुके हैं, अब तीसरा प्रश्न पूछते हैं। तो शिवम जी का एक बहुत प्रचलित नारा कह लो, विचार कह लो, उसको मैं तो नारा ही कहता हूँ, विचार तो इनके मन में था, इन्होंने हमें बताया, तो वो लोगों में प्रचलित हुआ, तो वो नारे के रूप में ही अब उपयोग होने लगा। ये कहते हैं जय हो युवा, कि युवाओं की जय हो, जय हो युवा, युवाओं की जय हो। तो ये इसको आपने कहाँ तक सार्थक सिद्ध किया है अपने नारे को? ये नारा जय हो युवा, जी जय हो युवा से ही एक फिल्म का नाम निकला था, जय हो। जी यानी जय हो युवा मैंने पहले कह दिया, तो उस समय शायद मैं उतना विख्यात या प्रसिद्ध नहीं था, अभी भी नहीं हूँ। जी मगर अब थोड़ा बहुत भाई साहब कह रहे हैं, जैसा कि इस नारे से लोग प्रभावित होते हैं, तो जी मैं इनका शुक्रिया करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। जी जय हो युवा का मतलब और समझना, किसी भी क्षेत्र में जी युवा का योगदान हमेशा एक नंबर पे रहा है, जी। मगर युवा को सही दिशा दिखाने की जरूरत है। हाँ जी युवा यदि सही दिशा देख लेना, उसे कोई सही दिशा दिखाने वाला मिल जाए ना, तो आपने भगवान राम का नल और नील का नाम सुना होगा जी रामायण में। उन्होंने समुद्र पे रास्ता बना दिया, वो भी तो युवा ही थे। जी तो सही राह दिखाने की जरूरत है, इसीलिए मैं जय हो युवा कहता हूँ। जी क्योंकि मैं रामायण से बहुत ज़्यादा लगाव है मेरा। मेरी दादी पढ़ती हैं रामायण, मेरी मम्मी पढ़ती हैं, मेरी वाइफ पढ़ती हैं, इवन मेरे छोटे वाले भाई की वाइफ भी पढ़ती हैं, और मेरा पूरा परिवार पढ़ता है। जी तो वहाँ रामायण से बहुत प्रभावित हमारा पूरा परिवार है, हमारे घर आए दिन रामायण होता ही रहता है। तो उसमें मैंने देखा नल और नील, नल और नील काबिलियत की कमी नहीं थी। जी जब उन्हें समय मिला, दिखाने का मिला, तो उन्होंने अपनी काबिलियत समुद्र पे रास्ता बना के जी दिखाया। इसीलिए मेरे लिए जय हो युवा बहुत महत्व रखता है, और भारत का हर एक युवा नल नील से, हनुमान जी से, किसी से कम नहीं है। बस सही दिशा और दशा दिखाने का समय है। तो युवाओं को आप अपनी ताकत भी समझते होगे, तो कहाँ तक अपनी ताकत समझते हो युवा को? युवा मेरी ताकत नहीं, युवा इस देश की ताकत है। जी भारत को अखंड भारत बनाने के लिए युवाओं का योगदान बहुत जरूरी है। यदि युवा 5 चीजों पर ध्यान दे, जी 5 चीज, पहला जननी, जी यानी अपने माता पिता जी से प्रेम, लगाव, आदर, सत्कार। फिर उसके बाद वो अपने आप जन्मभूमि, यानी जी अपनी मातृभूमि पे, राष्ट्र पे प्रेम अपने आप झलकेगा। जी तीसरा शिक्षा, युवाओं को शिक्षा, जब 30 साल की उम्र तक ना युवाओं को, मेरा मानना है, ये मुझे 1 साल में ही मैंने ये चीज़ें सीखी हैं या समझी हैं, पहले नहीं समझ पाया, मगर 30 साल तक जिस युवा ने पढ़ लिया जी तो उद्योगपति भी बनेगा, चौथा। अब जब उद्योगपति बन जाएगा तो 5वां लीडर भी अच्छा बनेगा। जी इसीलिए मैं जय हो युवा भी कहता हूँ, और युवाओं को अपनी ताकत नहीं, पूरे देश की ताकत समझता हूँ। और मैं चाहूँगा कि राजनेता भी हमारे युवाओं के लिए कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप करें, जैसे शिक्षा, शिक्षा व्यवस्था में है कमियाँ, कमियाँ हैं। शिक्षा व्यवस्था हमें नौकर बनाती है, आज की शिक्षा व्यवस्था। जी और हमारी शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए कि हमें व्यापार ही बनाए, जी व्यापार में बढ़ावा दे। जी। क्योंकि अब जो समय है वो ग्लोबलाइजेशन का है, वैश्वीकरण का समय है। वैश्वीकरण का समय, और भारत उस वैश्वीकरण में चाइना से आगे निकल रहा है 2020 से। जी तो मैं चाहूँगा कि हमारी सरकार भी शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान दे और युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दे। तो शिवम जी, जैसा कि अभी तक आपसे मैं बातें कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है कि भविष्य में आप भी चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं या लड़ना चाहते हैं, तो ये बात कहाँ तक तर्कसंगत होती है? जी, मैं चुनाव लड़ूंगा जी, हरलाखी विधानसभा से, ये क्योंकि हरलाखी कहाँ पड़ता है शिवम जी? ये बिहार के मधुबनी जिला में पड़ता है। जी हरलाखी विधानसभा मेरा होम टाउन है, जी और मैं अपने होम टाउन में चुनाव इसलिए लड़ना चाहता हूँ। आपको वहाँ की व्यवस्था बताता हूँ। जी माननीय नरेंद्र मोदी जी, यानी देश आज़ादी के बाद हमारे गांव में पहली बार 2018-19 में हाईवे आया। जी आप समझ लिए हमारा हमारा जो क्षेत्र है कितना पिछड़ा है। जी
और बिहार में मैंने जो देखा है, जो समझा है या समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जी वहाँ जातिवाद की राजनीति। जातिवाद की राजनीति को आपको खत्म करना है तो शिक्षा व्यवस्था बहुत सही होना चाहिए, जी जो कि वहाँ बहुत ही लचर है। और जो पिछले 1990 से और अभी तक की जो सरकारें रही हैं या हैं, ये सिर्फ जातिवाद पे राजनीति करती हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से जी कि यदि बिहार सरकार जितना समय अपनी सरकार बनाने में या लगी रहती है, गठबंधन जोड़ने और तोड़ने में लगी रहती है, उसका सिर्फ 5% विकास पे ध्यान दे देना, जी तो बिहार की स्थिति बदल जाएगी, हमारे क्षेत्र की स्थिति बदल जाएगी। हमारे क्षेत्र में बहुत स्कोप है। हरलाखी विधानसभा में आपको मैं बताता हूँ, उसका रामायण काल से एक धरोहर के रूप में है हमारा जो क्षेत्र है। जी जैसे एक स्थान है गिरजा स्थान, जी तो माता जानकी रोज जनकपुर से गिरजा स्थान पूजा करने आती थी। जी माता गौरी को गिरजा कहा जाता है हमारे क्षेत्र में, जी मिथिलांचल में। जी तो वहाँ गिरजा स्थान है हमारे विधानसभा में। हम्म। वहीं फुलवारी है, जहाँ पे पहली बार श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी, पहली बार राम और सीता का मिलन हुआ था, यानी नजर नजर का जो मेल जी होता जी है वहाँ हुआ था। जी वो भी हरलाखी विधानसभा में है। जी और जो मेरा गांव है बिसौल, जी वहाँ पे भगवान श्री राम, लक्ष्मण और अपने गुरु, उनके गुरु स्वामी विश्वामित्र जी, विश्वामित्र महाराज जी के ठहरने की व्यवस्था मेरे गांव में हुई थी। जी तो हमारा, और बगल में ही उच्चैठ है, माता भगवती का शक्तिपीठ है वो, जी यानी शक्तिपीठों में उसकी गिनती है। वहाँ पे कालिदास जी को ज्ञान मिला था। जी कहानी भी है कालिदास जी पे कि बहुत ही मूर्ख व्यक्ति थे। जी तो एक दिन खूब बारिश हुई, तो वो जो इस यूनिवर्सिटी के जहाँ थे वो चाय पानी पिलाने वाले, जी वहाँ चाय पानी का काम करते थे। तो वहाँ के बच्चे, बहुत बारिश हुई तो नदी पार करके जाना होता था, उस मंदिर में दिया जलाने हमारे यहाँ व्यवस्था है आज भी। जी हमारे उधर की महिला, और मैं इधर की महिलाओं को भी देखता हूँ कि घर के आगे एक दिया जरूर जलाती है, तो और शाम की पूजा करती हैं घर में। जी तो हमारे यहाँ अभी भी है। हम किस 21वीं सदी में हो या 24वीं सदी में आ जाए, जी हमारे यहाँ है कि सुबह भी दिया जलेगा, जी मतलब कि पूजा होगी, जी और शाम को अंधेरे के टाइम, यानी जो सूर्य डूबने वाला होता है तब भी दिया जलता है। तो उस दिन खूब बारिश हो रही थी, जी तो कालिदास जी को कहा गया कि आप जाओ और वहाँ दिया जलाओ। उच्चैठ भगवती इतनी विख्यात हैं, जी फिर भी उस पर सरकार के ध्यान नहीं है। हम्म। तो वहाँ गए, वहाँ उन्होंने दिया जलाया, तो वहाँ के बच्चों ने उनसे ये कहा था कि जी आप कुछ निशानी के लिए काला निशान छोड़ के आना। जी तो उन्होंने निशान के लिए जगह देखा तो कहीं नहीं मिला, क्योंकि हर जगह काली थी, काली जी वो जाके माता जी के पे ही काला पोत दिए। जी अब माता जी अब खुश हो गई, क्या हो गई भगवान जाने। जी माता जी ने साक्षात उन्हें दर्शन दिया और जी उन्हें ये बोला कि आप जाओ, रात भर में आप जितनी पुस्तक उल्टा लोगे, पढ़ोगे भी नहीं, जैसे पेज ऐसे ऐसे कर लोगे, आपको सारा ज्ञान हो जाएगा। तो ऐसी ज्ञान धरती को बिहार सरकार एक पैसे का ध्यान नहीं है। यदि हरलाखी विधान से सभा से बिल्कुल चिपका है। कोरोना में माता जानकी रोई थी जब विदाई हो रही थी अयोध्या के लिए। वो मेरे गांव से बगल वाला गांव है, आज भी वहाँ तालाब है, उनके अश्रु के तालाब कहा जाता है। ये सब एक दार्शनिक स्थल हो सकता है, जो माननीय मोदी जी उज्जैन महाकाल या काशी विश्वनाथ या केदारनाथ या क्या कहते हैं अभी सोमनाथ, इन सब का पुनर्जीवित किया है। मथुरा अभी आप, हाँ सही बात, मथुरा, अयोध्या, ऐसा बिहार सरकार क्यों नहीं कर पाई? इन सब कमियों को देखते हुए मेरे मन में टीस उठता अपने क्षेत्र के लिए कि मैं विधायक बनूं या कुछ भी बनूं भविष्य में, तो मैं इन क्षेत्र से दार्शनिक व्यापार भी हो सकता है, यहाँ रोजगार पैदा भी। हम इंडस्ट्री तो नहीं एक विधायक लगा सकता है, पर एक विधायक ये जरूर कर सकता है कि अपने क्षेत्र का प्रचार कर सकता है, टूरिज्म को बढ़ावा दे सकता है, वहाँ व्यापार बढ़ेगी। यदि आप सोचे विश्वामित्र मंदिर सही बन जाए, 10 दुकानें खुलेंगी, 100 लोग आएंगे। अब आपको एक बात बताना, जयनगर रेलवे स्टेशन से हरलाखी विधानसभा का पहला गांव मेरा गांव पड़ता है, मात्र 16 किलोमीटर।
एक सड़क पकड़ेंगे, यानी आप आनंद विहार में गरीब रथ में बैठते हैं तो जयनगर रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे ना, जी तो आप कहेंगे कि मुझे बिसौल जाना है, जी कोई भी गाड़ी वाला उठा के ला देगा। आप बिसौल पहुंचे तो आप कलना पहुंच जाएंगे, कलानेश्वर स्थान, जी जी जो राजा जनक जी द्वारा वो स्थापित शिवलिंग है। जी उसको भी हम प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे, हमारी सरकार नहीं कर पा रही। जो बिहार की सरकार है, निकम्मी सरकार है बिहार की। जी इन्हें जाति की जनगणना पे तो ध्यान है, जी मगर जाति का पेट कैसे भरेगा उस पर ध्यान नहीं, समाज का पेट कैसे भरेगा उस पर ध्यान नहीं, समाज शिक्षित कैसे होगा उस पर ध्यान नहीं। उन्हें डर है हम्म कि बिहार के लोग पढ़ लिख लिए हम्म तो हम जो ये आज इस गठबंधन में, अकल उस गठबंधन में चले जाते हैं तो हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो इसीलिए वो विकास नहीं करना चाहते। और इन्हीं सब टीस होता है। जब मैं सुनता हूँ कुछ तो दुख होता है, तब मैं सोचता हूँ कि नहीं, मैं अपने होम टाउन से चुनाव लड़ूंगा, जी हरला की विधानसभा से। जीत हार ऊपर वाले के हाथ में है और जनता जनार्दन के हाथ में होता है। तो वो सोचना मेरा काम नहीं है, जनता सोचेगी। मगर हाँ, जनता को मैं ये जरूर कहूँगा कि अभी तक जो 75 वर्ष में हरला के विधानसभा को नहीं मिला है, जी जिस दिन हम बने, यानी मैं बना, आपके सहयोग से बना, तो वो 75 वर्ष में नहीं, सिर्फ 5 वर्षों में मैं कायाकल्प करूंगा। ये इस निष्ठा के साथ मैं जाना चाहता हूँ अपने विधानसभा क्षेत्र। शिवम जी, हमारे ही ओर से आपके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई और साहब। हमारा तन मन धन समर्पित रहेगा आपके लिए, आपके क्षेत्र के लिए, और उस दिव्य भूमि के लिए जहाँ के दर्शन मैं भी कर पाया हूँ। जो भी मैं कर पाऊंगा, जो मेरी टीम कर पाएगी, हम पूरी तरह से समर्पित हैं आपके लिए। और माँ जानकी और माता गिरजा जी, सभी के लिए चौधरी लीगल सर्विसेज परिवार समर्पित है। आपके लिए समर्पित है तो सभी के लिए समर्पित है। आप सबके सहयोग के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप जी सबका सहयोग सर्वप्रथम चाहिए मुझे, जी क्योंकि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि आपने अभी अपने इंटरव्यू के शुरुआत में ही मैं कहा था कि जी लोगों को साथ लेकर चलने में, काम करने में मजा जो है ना, वो जी अकेले चलने में नहीं है। अकेले आप दौड़ तो सकते हो, जी अकेले चल नहीं सकते। चलने के लिए समाज चाहिए, लोग चाहिए। तो आप जैसे लोगों, भाइयों का सहयोग चाहिए मुझे, जी और समर्थन चाहिए, समर्पण चाहिए। तो आपका धन्यवाद, जो है आप मेरा साथ देने के लिए अभी से तैयार हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। और शिवम जी, इसी बीच में मेरे मन में एक नया प्रश्न पैदा हो गया है कि बिहार में जो नीतीश कुमार सरकार है, उसने आपके क्षेत्र को एक जो झुंझुना बच्चे बजाते हैं ना बचपन में, कुछ उस तरह का दिया हुआ है। मैं खुद गया हूँ वहां पर, और वहां की जो दयनीय स्थिति थी पहले, आपने खुद देखा, मैंने भी देखा। तो क्या अभी वर्तमान में वहां पे कुछ सुधार हुआ है या नहीं? सड़क आई सड़क आई? जी 75, आप जब गए थे जी लास्ट टाइम तो जी आप तो एकदम मन उखड़ के ही आ गए थे जी कि यहाँ व्यवस्था सही नहीं। जी मगर माननीय नरेंद्र मोदी जी, नितिन गडकरी जी, जी सड़क, हाईवे सड़क, NH 104 नेशनल जी हाईवे जो मेरे घर के सामने ही था, आपने जी देखा है, टूटी फूटी सड़क थी उस टाइम। जी मगर अब हाईवे, नेशनल हाईवे हो चुका है, चौड़ीकरण हो चुकी है। जी और मोदी जी ने तो हमारे क्षेत्र में बहुत काम करने का प्रयास किया। जी मगर आप अभी पिछले 6 महीने की राजनीति देख ही रहे हैं बिहार में जी कि नीतीश कुमार का मन होता है तो कभी तेजस्वी यादव जी की गोद में बैठ जाते हैं, जी और नीतीश कुमार जी का कभी मन होता है तो भाजपा की गोद में बैठ जाते हैं। तो जी मेरा अपने अपने जी मेरा भाजपा, अब भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने नेताओं से आग्रह करूंगा कि जी भविष्य में ऐसे दोगले व्यक्ति के साथ जी गठबंधन ना करें। जी हम जीरो लाएंगे, हमने जीरो से शुरुआत की है। जी माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जी, हाँ जी इन सबों ने जीरो से स्टार्ट किया था। जी आज करोड़ों में हमारे कार्यकर्ता। तो जी बिहार में भी हमें रिस्क लेना पड़ेगा, जी और जो रिस्क लेता है वही जीतता है। हार जीत पहलू है सिक्के के। जी आज हम हारेंगे, कल जीतेंगे भी। तो मेरा अपने सरकार से, यानी अपने पार्टी से, बिहार भाजपा से अनुरोध रहेगा कि हम 2025 में जी अकेले, जी या चिराग पासवान जी के साथ, या क्षेत्रीय कुछ छोटे मोटे संगठनों के साथ मिलकर चुनाव लड़ें। जी और हमारा जो 3 चीज़ों पे हमारी सरकार का, बिहार सरकार का ध्यान होना चाहिए, जो भाजपा की, जब चुनाव लड़ने जाएंगे हम, तो हमें 3 चीज़ों पे, जी संस्कृति, शिक्षा और स्वास्थ्य, यानी कुल मिला के से 3S पे हमें ध्यान जी। देना। जैसे कंपनियों में आपने सुना होगा 5S प्रणाली चलती है, हाँ एक्सपोर्ट में या फिर किसी भी कंपनी में हाँ 5S, तो आप 3S मांग रहे हैं। देखिए, शिक्षा होगा ना, जी और शिक्षा व्यवस्था जो मैं बदलने की बात कर रहा हूँ, जी तो व्यापार बढ़ेगा। जी व्यापार बढ़ेगा तो जी अपने आप
जो वहाँ की मूल भौगोलिक स्थितियां हैं वो बदलाव आएंगे। हमारे क्षेत्र में आप रोजगार की कमी नहीं है, जी बस इच्छा शक्ति नहीं है सरकार की। वहाँ अभी जी जैसे आपने कोई फैक्ट्री डाली जी तो आपको पता है आपको बिजली लगवाने में लाखों रुपए करप्शन यानी देना पड़ेगा। जी ये सब चीज जैसे गुजरात मॉडल क्या है मालूम है जी कि वहाँ किसी चीज को किसी को कंपनी बनाना है ना जी तो वहाँ कागज का झमेला बहुत ज्यादा नहीं है। जी यानी एक एक उस पे ही एक यानी 10 दिन 14 दिन का एक टाइम पीरियड होता है, उसमें सारे कागज लीगल हो जाते हैं। जी मगर हमारे बिहार में आदमी एक कागज में जी 6 महीने लग जाएंगे। हो सकता है उसकी ये पीढ़ी भी निकल जाए। 6 महीने लग जाते हैं। जी। अब आप 20 कागज पास करवाने गए तो पता चला 5 साल तो कागज पास में। तो आपने कहा भाई साहब जी मैं जा रहा हूँ किसी दूसरे राज्य में जी कर लूंगा धंधा, जी यहाँ प्रणाम। तो ये प्रणाम प्रणाली को खत्म करना है। जी और मैं चाहूंगा भाजपा जो हमारी पार्टी है भाजपा पार्टी जी बिहार भाजपा से आग्रह करूंगा कि 2025 में हम अपने दम पे लड़े जी और युवाओं को मौका दें। क्या कहते हैं, जाति के आधार पे नहीं, जी समीकरण ऐसा बनाए जिसमें महिला का समावेश हो जाए, जी जिसमें पुरुष का समावेश हो जाए, जिसमें हर वर्ग का हर व्यक्ति का समावेश हो। ये नहीं कि ये इस जाति के लोग ज्यादा हैं तो उसको वोट यानी उसको टिकट दे दो या ऐसी व्यवस्था बनो, नहीं। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो सभी का समावेश हो। जी और 3S जी संस्कृति, शिक्षा, जी स्वास्थ्य, जी रोजगार अपने आप हम पैदा कर लेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ बिहार में बहुत मत्स्य पालन, पानी का सबसे ज्यादा स्रोत है हमारे पास। जी हम मत्स्य पालन करें ना तो करोड़ों का कमा सकते हैं। जी हम मखाना, जी हम पाग जी पाग व्यवस्था, जी हम मुंगेर की तरफ भागलपुर की तरफ कढ़ाई बुनाई की क्षेत्र में जी हमें लोगों को क्या कहते हैं कि लोगों को खाली डेवलपमेंट चाहिए, हाँ लोगों को विकास अट्रैक्शन चाहिए। करना चाहिए, जी लोगों को जैसे जागरूकता करनी बढ़ानी जी चाहिए। जी वो जिस दिन जागरूकता बढ़ जाएगी ना, बिहार के लोग खूब जागरूक हैं जी मगर संसाधन ना होने के कारण कुछ चीजों का समावेश नहीं हो पाता। तो मैं जी चाहूंगा कि मेरी बिहार भाजपा आगे इन सब चीजों पे ध्यान करते हुए कार्य करे और हमारी सरकार 2025 में अपने दम पे बनेगी, जी किसी दोगलों की नीति पे नहीं, हमारे दम पे बनेगी। जी शिवम जी, बीच बीच में मैं मेरे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं, मैं अपनी लीक से परे हटके आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। एक नया प्रश्न मेरे मन में उठा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अगर हम कोहिनूर हीरे की उपाधि दें तो आप कहाँ तक सहमत हैं? कोहिनूर उपाधि बहुत छोटी उपाधि है, बहुत छोटी जी उपाधि। मैं उन्हें ना मैं मॉडल रामायण की बात करता हूँ। जी मैं देखिए मेरे बातों से मेरे विचारों से बहुत लोग नाराज भी हो सकते हैं जी कि यार किसी व्यक्ति को ये कैसे ये बोल रहे हैं। जी मैं उन्हें राम मानता हूँ। जी अब बात करोगे किसी व्यक्ति, इतने प्रधानमंत्री आए, जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद भी आए, ये दो एक ही आए मगर 2 वर्ष जी दो यानी कार्यकाल रहा उनका, उससे पहले भी जी अंत्योदय की सब बात करते थे, जी करता कोई नहीं था। हाँ जी इन्होंने करके दिखाए। जी योजना उज्ज्वला योजना, क्या कहते हैं जनधन योजना, क्या कहते हैं 80 करोड़ लोगों को राशन घर तक, जी जल जल कल योजना चल रही है अभी, जी बहुत सारी योजनाएं। मैं इतना योजना तो मुझे भी याद नहीं है कि 54-55 योजनाएं चल रही। जी तो एक राम थे, जी जब राम वनवास जा रहे थे ना जी तो कहावत है, जब बुरा वक्त था इनका, जब 2002 में लोगों ने एक कांग्रेस पार्टी ने एक परसेप्शन बनाया कि ये व्यक्ति किसी एक विशेष समुदाय का जानी दुश्मन है। जी सारे धूमिल कर चुके हैं आज की तारीख में। जी आज मुस्लिम महिलाएं भी माननीय मोदी जी को अपना भाई, अपना बच्चा, अपना जो भी शुभचिंतक मानते हैं। तो उस व्यक्तित्व में तो है, निष्ठा है अपने कार्य को लेकर, किसी जात बिरादरी को ये डिमोलाइज करके नहीं है। तो मैं राम की उपाधि देता हूँ। बाकी लोग जो भी कहें, कोहिनूर कहें, कुछ कहें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उन्हें अपना राम मानता हूँ। इस युग का, कल युग के समय का राम है। और अमित शाह मेरे लिए क्या है मालूम है आपको? हनुमान जी। हनुमान जी जैसे, हनुमान जी ने अब एक इसी पे एक वाक्य सुनाता हूँ, रामायण से ही प्रभावित वाक्य सुनाता हूँ। रामायण में जब भगवान राम वनवास की ओर जा रहे थे तो उन केवट थे, जब सरयू नदी से क्रॉस करके चित्रकूट की ओर जा रहे थे तो निषाद राज, केवट को निषाद राज की उपाधि दी गई। यानी एक सन्यासी, भगवान राम के पास ना अयोध्या थी उस टाइम, वो तो वनवास जा रहे थे, एक वनवासी ने पहले एक व्यक्ति को राजा बनाया।
एक राजा की अच्छी क्वालिटी यही होती है जी कि अपने से छोटे व्यक्ति को आगे बढ़ा। जी तो उन्होंने बढ़ाया, जी फिर आगे गए, चित्रकूट में ऋषि मुनियों से ज्ञान लिया, संदीपनी आश्रम में उनकी माता जानकी को ज्ञान मिला कि पति धर्म कैसे निभाना चाहिए। फिर उससे आगे गए तो क्या कहते हैं, माता जानकी का हरण हो गया, तो उसी जी बीच में सबरी मिली, जी जटायु मिले। जी देख लो, आप समझिए रामायण की परिकल्पना को समझिए, जी क्या परिस्थिति थी, जी कितने विषम परिस्थितियों में भगवान राम चल रहे थे, जी मगर उनसे सारे कार्य अच्छे हो रहे थे। माँ सबरी जो जी कई जन्मांतर से इंतजार कर रही थी भगवान, जी भगवान जूठे बैर खाने पहुंचे। जी कृष्णकंधा, सुग्रीव जी बाली के डर से कहाँ छुपे छुपे भाग जी रहे थे। जी सन्यासी दो भाई गए, जी उन्होंने कहा मैं तुम्हारा राज्य दिलवाऊंगा, जी मेरा साथ देना पड़ेगा। जी उन्होंने उसे भी राजा बनाया, कुछ जी नहीं, खुद कुछ नहीं है, जी फकीर, जी मगर सामने वाले व्यक्ति को राजा बनाया। हम्म, फिर आगे गए, जी उन पे कुछ नहीं है, जी क्या कहते हैं, जटायु, बहुत सारे लोग रास्ते में मिलते गए, उनको उपाधि देती गई, यानी भगवान राम से जो मिलते गए वो प्रसिद्ध होते चले गए। जी फिर अंत, रावण को मार के अपनी ताकत भी दिखाई उन्होंने जी कि आप ये ना समझे कि मैं कमजोर हूँ, मैं दो जी वनवासी भाई हम कमजोर हैं। जी रावण को मारते ही वो चक्रवर्ती बन गए। जी तो एक अच्छे राजा का गुण ये नहीं होता कि मैं राजा बनूं, एक अच्छे राजा का गुण ये होता कि मेरा जो अगल बगल के लोग हैं पहले वो सक्षम बने, जी ये सक्षम बन जाएगी, टीम सक्षम बन जाएगी ना, तो जी आपको सक्षम बनने में समय नहीं लगेगा। तो भगवान राम ने वही चीज किया, और उसी चीज को मैं अपना आदर्श मानता हूँ जी कि मेरी परिस्थिति कैसी भी है अभी, जी मगर मेरे साथ वाले लोग 10 में से 5 भी सक्षम हो जाएंगे ना, जी तो कल को मैं अभी आपसे बात कर रहा था हरला की विधानसभा की, जी जी आज आप थोड़े कम होंगे, जी मगर अगले 5 साल में आप बढ़ गए, जी तो आप कहीं ना कहीं मेरा साथ देने के लिए अभी से आप तैयार हैं, तो आप जी सक्षम हो जाएंगे, तो आप तो और बढ़ चढ़ के साथ देंगे क्या जी कि शिवम झा चुनाव लड़ रहे हैं, हम साथ हैं। तो जी मेरा मानना है कि राम से ये मैंने सीखा है जी कि पहले अपनी टीम को मजबूत करो, और जब आप मजबूत, ऐसी परिस्थिति आएगी जब मैं हरला की विधानसभा चुनाव लड़ने जाऊंगा, मेरी टीम मजबूत रहेगी, जी तो हो गया ना मैं चक्रवर्ती। तो कुल मिला के ये कहना चाहूंगा कि टाइम मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट जरूर, जरूरी है आपके जीवन में। हाँ, मेरे जीवन में ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण टाइम मैनेजमेंट और है। टीम मैनेजमेंट को कैसे आप मैनेज करते हैं? अभी आपको उदाहरण देता हूँ। जी, ये बीच में मैंने क्वेश्चन मन में आया तो आपके सामने रख दिया। अच्छा क्वेश्चन है, जी और इस पर मैं ज्यादा विस्तार में इसलिए नहीं बोलूंगा कि कुछ जी चीजें इसमें गुप्त भी रहनी जरूरी है। नहीं, गुप्त रखना भी हाँ, जरूरी है। तो मैं छोटे मोटे जो मेरे अपने लोग हैं, जी मैं कभी देखता हूँ कि डिमोलाइज कोई हो रहा है तो मैं उनसे प्रोत्साहित करने का काम करता हूँ। जी मेरे जीवन में खुद अभी बहुत निगेटिविटी है, जी मगर उस निगेटिविटी में भी मैं पॉजिटिविटी ढूंढता रहता हूँ। जी अभी हमारे गांव के ही है, दीपक मंडल, जी पिछले 2 साल से इधर उधर वो जा रहे थे, जी उन पे कुछ, यानी फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो हर किसी के साथ है, जी उनके साथ भी थी, और वो बहुत मेहनत वाले लड़के हैं। उन्हें अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, जी आप जी इसे बड़ा ना आके और इसे छोटा भी कोई ना आके, तो 6 महीने से तो इधर उधर भाग रहे थे, 2 साल से तो नौकरी नहीं थी, तो उन्होंने बोला भैया मुझे ई रिक्शा चाहिए, जी मेरी हैस अभी नहीं है ई जी रिक्शा देने या दिलाने की। जी और मैंने कहा भाई आप कितना ला सकते हो, जी तो सब उन्होंने बोला इतना ला सकते हो, जी तो मैंने थोड़ा उसमें कंट्रीब्यूट कर दिया, जी मैंने कहा आप लो, जी क्योंकि मुझे पता है ये मेरा भाई मजबूत हो जाएगा, जी तो कल को मुझे जब जरूरत पड़ेगी तो मेरा भाई, यही सब मैनेजमेंट है। मैं जी अपने टीम को, मेरी टीम क्या है, हम सब एक टीम के काम कर रहे हैं, जी हम सब एक टीम है, लीडर एक होता है मगर टीम सब एक ही होती है। जी तो जो जो अभी बहुत कम उम्र के बच्चे हैं, जी और मैं अब मुझे, मैं नहीं कहूँगा, हम कहेंगे, जी आप विश्वास मानेंगे कि 21 साल की उम्र में आज के ज़माने में कौन प्लॉट खरीद सकता है? बहुत मुश्किल है, ये तो सोचना ही मुश्किल होता है। हमने अपने 10 बालकों को, यानी 10 भाइयों को जी 50-50 गज के व्यक्ति बना दिया, जी मथुरा में ले रखे हैं, जी तो उन्हें मैं सक्षम करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, जी क्योंकि आज वो चीज़ लाख की होगी, जी मथुरा कॉरिडोर बनने के बाद शायद 1 लाख की होगी तो 50 लाख की हो जाएगी, जी 50 लाख की होगी तो करोड़ हो जाएगी। जी तो सक्षम, मैंने क्या कहा था, धैर्य रखना पड़ेगा, जी जो मेरा हरला की विधानसभा, धैर्य के साथ निष्ठा भी हाँ, जरूरी है। धैर्य और निष्ठा जरूरी है। जी
तो मैंने आपसे कहा था ना हालांकि विधानसभा लड़ना, मुझे जी। कोई हड़बड़ी नहीं है कि मुझे आज ही लड़ना है। जी। मुझे मेरे में धैर्य है कि मैं जी। अपने, आज मेरी 31-32 साल एज है, जी। तो मुझे धैर्य है कि मैं 40 साल में भी चुनाव लड़ूंगा। जी। ये मेरा लक्ष्य है। मेरे लक्ष्य, अपने लक्ष्य हैं, छोटे छोटे टारगेट हैं कि मैं इस टाइम में इसे पूरा करना है, इस टाइम में इसे पूरा करना है। वो जी। टारगेट मैं डिस्कस नहीं कर सकता जी। क्योंकि कुछ चीजें छुपी रहे तो जी। ही अच्छा है। जी। जी। तो शिवम जी, अभी तक काफी अच्छा लगा आपके विचार सुनकर, समझकर, जानकर। अब आप, एक अगला प्रश्न आपके सामने है। आप जब किसी बात से चिंतित होते हैं तो क्या करते हैं और क्यों करते हैं? अभी आपको सारी बातें तो मैंने बता दी, मैं शॉर्ट में एक आंसर देता हूँ। जी। रामायण, जी। मैं रामायण पढ़ता हूँ जी। जब मैं बहुत चिंतित होता हूँ, और ये मुझे मेरी दादी से मिला है विरासत में। जी। वो मेरी दादी कहती हैं कि बेटा कभी भी बुरी परिस्थिति हो ना तो जी। रामायण, रामचरितमानस जी। पढ़ो, वहाँ बहुत ज्ञान है। जी। वहाँ, अब मैं पहले परिस्थिति, देखो रावण भी कोई खराब व्यक्ति नहीं था, जी। उसके पुनर्जन्म के पाप थे जी। जो उसे रावण बनाए। जी। नहीं तो रावण भी कभी वैकुंठ धाम में रावण और कुंभकर्ण जी। द्वारपाल थे। जी। तो हो सकता है जो अभी मैं भोग रहा हूँ जी। वो मेरे पुराने कर्म हो या पुराने पाप हो। आगे अच्छा, यानी अच्छा करूंगा तो आगे अच्छा हो। जी। तो इसलिए रामायण मेरा, कभी भी मैं चिंतित होता हूँ, विचलित होता हूँ, परिस्थितियाँ बुरी होती तो रामायण से ज्ञान लेता हूँ। बहुत ज्ञान है। तो मैं हर युवा को कहूँगा, जी। और खासकर घर की महिलाओं को कहूँगा जी। कि आप अपने बच्चों को, लड़कियों को, बेटियों को, बहनों को रामायण पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। वहाँ से संस्कार मिलता है, संस्कृति मिलती है कि कैसे माँ जानकी उस विपरीत परिस्थिति में भी निष्ठा नहीं छोड़ी, अपने पति धर्म को नहीं छोड़ा। आजकल तो पति कुछ भी छूट जाता है, जी। यानी पति भी नहीं पति धर्म निभा पाता है और जी। पत्नी भी नहीं निभा पाती जी। है, परिस्थितियां ऐसी हो जाती। मगर माँ जानकी ने उन परिस्थितियों में, जी। आज हम में से तो कोई राजा महाराजा नहीं है ना, जी। हमारे पीछे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी तो नहीं है। नहीं। मगर माँ जानकी या भगवान राम 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के नीचे पैदल चल रहे थे। जी। तो उससे ज्यादा संघर्ष क्या आज की व्यक्ति कर सकता है? तो इसीलिए मैं रामायण से बहुत कुछ सीखता हूँ, और वहां से हर किसी को सीखने को ही मिलेगा, खराबी नहीं मिलेगा। जी। शिवम जी, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मुझे फिर मेरे मन में एक नया प्रश्न पैदा हो गया है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। शायद आपके भी मन, जो आपका मन का सागर उसमें घूम रहा हो कि आपने देखा होगा जब भी हम किसी शादी विवाह, जन्मदिन या अन्य किसी शुभ अवसर पर जाते हैं तो हम उन्हें कुछ ना कुछ उपहार देते हैं। तो क्यों ना उपहार स्वरूप हम रामचरितमानस दें उन्हें, जिससे कि अभी आपने बताया कि सबको पढ़ना चाहिए। पढ़ने के लिए मैं आपको बताऊं, आज 100 परिवारों के अगर आप जाके घर में डेटा एनालिसिस करते हो तो आपको 80 लोगों के या 50 लोगों के घर में भी रामचरितमानस नहीं मिलेगी। और अगर ये मुहिम हम शुरू करते हैं या आप करते हो कि जो भी किसी शुभ अवसर पर जाता है और उसको, उस व्यक्ति को, यानी सामने वाले व्यक्ति को रामचरितमानस देता है गिफ्ट स्वरूप, उपहार स्वरूप, अगर वो घर में होगी तो शायद मैं या हम सब पढ़ पाएंगे। क्या मेरा प्रश्न सही है या नहीं? बहुत सही प्रश्न है। जी। रामचरितमानस तो हर चीज में देना चाहिए। जी। यदि हम किसी से मिलने भी जा रहे हैं ना, जी। तो हम रामचरितमानस दें। जी। और ऐसे ना दे कि दे रहे हैं, जी। उनसे आग्रह करें जी। कि पढ़ें, विनती करें उनसे। उनसे विनती करें। आप देखिए हमारे देश में इन सब चीजों को धरोहर गीता प्रेस है। जी। गीता प्रेस गोरखपुर जी। बहुत विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। जी, जैसे कि आप और हम। हाँ, जी। विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, फाइनेंशियली परिस्थितियों से। अभी योगी जी ने फंड दिया था, जी। मगर किसी भी सरकार के फंड से कुछ वर्ष चल सकता है। जी। मगर हम जागरूक हो जाए ना, जी। हम मंगाने लगे ना जी। कि रामायण, आप विश्वास नहीं मानेंगे, गीता प्रेस की एक बुक है, किताब है, अभी मैंने खरीदी थी, दाम कुछ नहीं था भाई साहब, जी। 4 या 5 रुपए दाम था। जी। बाल शिक्षा, जी। मैंने पढ़ा ना, जी। तो उसमें मेरी दादी जो बात हमें बचपन से सिखाती आई ना, जी। उस पुस्तक में था। उस पुस्तक में जीवन का ज्ञान था। यानी जो माँ बाप अपने बच्चे को शिक्षा के लिए प्रेरित नहीं करते, जी। वो सबसे बड़े दुश्मन है अपने बच्चे को। जी। उसमें ये तक लिखा हो, जी। यानी सुबह उठें, जी। सूर्य उदय से पहले उठें, उसमें पूरा एक जीवन परिचय था। यदि बाल शिक्षा हम अपने बच्चे को, अपने पहले हम खुद पढ़ें, फिर जी। अपने बच्चे तक, यानी हम शुरू कर देंगे तो हमारे बच्चे भी देखा देखी शुरू कर। जी। मेरे घर में रामायण का चलन इसलिए है जी। क्योंकि मेरी दादी पढ़ती थी। जी। मेरी दादी से पापा में आए, जी। पापा से मम्मी, मतलब पापा पढ़े, पंडित जी। बने, फिर मम्मी आई, शादी जी। हुई, जी।
तो मम्मी ने देखा दादी को पढ़ते हुए, दादी जी। पढ़ी, मेरी बीच वाली चाची पढ़ी, छोटी चाची, मेरी बुआ, यानी हमारा पूरा कुनबा पढ़ने लगा। और अब हमें देखा देखी लोग भी पढ़, तो हमें खुशी होती कि यार चलो कोई तो हमें फॉलो कर रहा है अच्छे चीज के लिए। नहीं तो आजकल लोगों का एटीट्यूड होता है दबंग बनने का, जी। वो भी एटीट्यूड है, जी। वो लोग ले रहे हैं, जी। मगर वो नहीं लेना चाहिए। अच्छा लीजिए, रामायण कभी भी जी। सबके लिए अच्छा ही होगा, बुरा तो हो ही नहीं सकता। और आपका जो क्वेश्चन था बिल्कुल सही था कि हमें शादी ब्याह में जी। रामायण गिफ्ट करना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, पढ़ें। हर दोहे का एक अर्थ है। जी। आप भरत भरत भगवान भरत जो जी। राम के भाई हैं, जी। आप उनके कैरेक्टर को 5 मिनट में एनालाइज नहीं कर सकते। जी। उनके त्याग को आप देखिए। जी। आज भाई भाई का नहीं होता, जी। मगर उन्होंने खड़ाओं से राज चलाया 14 वर्ष। जी। देखो कितना सक्षम, मैं कहता हूँ ना, राम से तो आप दिन भर चर्चा करें ना, राम पे जी। खत्म ही नहीं हो सकती। रामायण पे आप दिन भर चर्चा करें, खत्म ही नहीं हो सकती। अब सोचिए ना, 4 भाई, जी। बड़ा भाई और एक भाई निकला कि भाई मैं जा रहा हूँ अयोध्या से विस्तार की ओर। शिवम जी, 1 मिनट रोकना चाहूंगा आपको। हम्म, जैसे आपने बताया रामायण, राम परिवार, आपका जो परिवार है, आपके 4 भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, 4 हो आप भाई। हम्म, और आपका जो परिवार है, मुझे वो बिल्कुल राम का परिवार लगता है। क्यों? आप जो बातें करने जा रहे हो, अभी कहने जा रहे हो, वो मैंने आपको पहले ही भांप लिया है कि आप क्या कहना चाहते हो। आपके परिवार में वो चारों उदाहरण प्रस्तुत हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। आपको मान लो राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, तो आपका जो परिवार है वो राम का परिवार है। और उसमें जो भी उस पूरी भूमिका थी, अगर मैं थोड़ी देर के लिए वो सोचने लग जाऊं कि अभी समझ लो अयोध्या में बैठा हूं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आप कुछ देर पहले आपसे बात की विषम परिस्थिति, जी। तो है विषम परिस्थिति में है। जी। तो कहा तो रामायण सिखाने को बहुत कुछ, तो आपने अच्छा क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिया। जी। वही अभी मेरी परिस्थिति भी है, जी। मगर ये गुण हमें हमारी दादी से आया कि जी। उन्होंने रामायण की तरफ हमें आकर्षित किया, पढ़ाने में तो हम समझना शुरू किए। जी। और हकीकत में राम राज्य वही होता जहाँ सब परिवार सामंजस्य रहे। जी। रामायण में कहा वो है, दोहा है, जी। जहाँ सुमति जी। तहाँ संपत्ति नाना, जी। जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। यानी जी। जहाँ सुमत है, यानी जहाँ सब मिलके हैं, जी। वहाँ एक दिन संपत्ति जरूर आएगी। जी। और जहाँ लड़ाई है, जहाँ झगड़े हैं, जी। वहाँ कितना भी संपत्ति है बंटवारा जरूर हो। जी। तो वहां से आपने अच्छा हमें, हम चारों भाइयों को ही उस उदाहरण में डाल दिया। जी। हम तो चाणक्य के धूल नहीं हो सकते, तो भगवान राम तो आदर्श हैं। जी। उनके आदर्शों को पालन ही कर ले तो बहुत बड़ी बात है। जी। मैं आपसे उसी में बात कर रहा था कि आप कह सकते हैं, आप जोड़ रहे हैं तो जोड़ सकते हैं, जी। भगवान राम और लक्ष्मण। जी। भगवान राम सबसे बड़े भाई, जी। लक्ष्मण तीसरे नंबर के भाई। जी। अब देखो भगवान की क्वालिटी देखो, जी। एक उग्र को भी ले गए, जी। लक्ष्मण उग्र थे, जी। उन्हें युद्ध के सिवा कुछ नहीं सोचता था। जी। मारेंगे, आज जी। की भाषा में मैं बोल रहा हूँ। जी। अरे राम, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, समय आने दे। जी। तो वैसे ही आप हमें घुसा रहे हो उस चीज जी। में, तो आप मान सकते हैं। जी। तो मेरे लिए वो राजनीति जो है, जी। अभी अयोध्या रावण की लंका तक का सफर तय है राजनीति में। जी। तो उसमें मेरा सुमित जो भाई है, जी। वो योगदान कर रहा है फाइनेंशियली, उसने बेड़ा उठा रखा है। जी। आशीष जो मेरा भाई है, जी। वो अपना घर को संभालता है। जी। कौशल, अब देखो छोटे वाले भाई का नाम कौशलपुर राजा जी। कहते हैं, राम को जी। कौशलपुर राजा कहते हैं, जी। क्योंकि कौशल पुत्र थे, कौशल्या के पुत्र थे। तो जी। मेरे दादी ने क्या सोच के उसका नाम कौशल रख दिया, तो जी। कौशलपुर राजा। जी। तो वो घर की परिस्थितियां कल्पना देखता रहता, संभालता जी। रहता। बस जीवन में एक हनुमान मिल जाए जी। तो हनुमान मुझे आप मान सकते हो अपना। नहीं, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। जी। आपने बहुत साथ दिया है जीवन में, जी। अभी तक के जीवन में बहुत साथ दिया, और मेरी कामना है कि आप सक्षम बनेंगे तो आगे भी मेरा साथ देंगे आप। जी। तो मैं अपने हनुमान, आपने हनुमान मांगा, हनुमान आपके सामने बैठा हुआ है। जी जी जरूर जरूर। और मैं आपको इसी अभी जो हम बातें कर रहे हैं, इसी आगे बढ़ते हुए मैं आपके परिवार को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा कि मुझे समय समय पर, कई बार जब मैं दुखी होता हूँ या परेशान होता हूँ, मैं आपके घर पर जाता हूँ और वहाँ का जो व्यवहार, वहाँ की जो कहने का मतलब संस्कार है, उन्हें देख के मैं बिल्कुल वैसे बहुत अपने आप को तहे दिल से खुशी महसूस करता हूँ कि देखो मुझे कितना मानते हैं। एक 5वां बेटा मानती है मुझे, अपनी आपकी जो माता जी हैं, आपकी दादी जी हैं,
तो मैं सभी को नतमस्तक होकर धन्यवाद करता हूँ कि मुझे कभी नहीं लगता कि मैं किसी अन्य घर में आ गया हूँ। मुझे जब भी वहां जाता हूँ तो पूरा वो सम्मान मिलता है, शायद मुझे कहीं और ना मिलता हो, जो आपके घर पर मुझे मान सम्मान मिलता है। ये आपका बड़प्पन है जो आप पूरा ऑनलाइन बोल रहे हैं, जी इस पे बोल रहे हैं, ये आपका बड़प्पन है। जी और हम धन्यवाद करते हैं जो आप हमारे लिए इतना अच्छा सोचते हैं। और हमारे घर में कहा तो कि मेरी दादी जो है ना, जी हमारे घर की जो नींव है, जी उन्होंने यही सिखाया कि मेल से रहो, जी वो अपना हो या कोई पराया हो। जी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वो आपका अपना हो, जी उसे अपना बना लो। और अपना ही बना के हम सब कुछ कर सकते हैं जीवन में। लड़ के कभी किसी से कुछ नहीं कर सकते। जी लड़ने से हानि ही हो सकती है, जी लाभ नहीं हो सकता। जी तो हानि तो चाहिए ही, लाभ चाहिए। जी क्या कहते हैं, पारिवारिक लाभ, जी जैसे सुख दुख में एक साथ खड़ा होना भी लाभ ही तो है। जी जी तो आपका धन्यवाद करता हूँ जो आप ऐसा सोचते हैं हमारा हमारे लिए। कर्तव्य। धन्यवाद आपका। जी शिवम जी, जैसे कि हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब अपना अगला प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि हम दोनों ऐसे बातें अभी तक आगे, जैसे साक्षात्कार को हमने एक पारिवारिक माहौल में डाल दिया, हम दोनों बिल्कुल ऐसे हो गए थे जैसे कि अभी हम घर में अपने बैठ के बातें कर रहे हैं, सही बात। ना कि कोई साक्षात्कार कर रहे हैं, पर है तो ये साक्षात्कार का ही पहलू। तो अब अगला प्रश्न पूछते हैं आपसे कि नारी सशक्तिकरण पर आपके क्या विचार हैं, या आप क्या कहना चाहते हैं उस विषय पर? नारी सशक्तिकरण, आपका क्वेश्चन गलत है। अच्छा क्योंकि सशक्तिकरण, नारी पहले से ही सशक्त है। जी, हो सकता है मेरा प्रश्न गलत हो। सशक्त है। जी माँ 9 महीने अपने पेट में बच्चों को रखती है, जी पुरुष नहीं रखता। जी पुरुष मेहनत करता है बाहर, वो अलग बात है। आपको जी पता है कितनी हड्डियां टूटने के बराबर एक डिलीवरी होती है? जी माँ वो झेलती है। माँ 5 वर्ष तक किसी भी संतान के जी पहली गुरु होती है। जो ज्ञान आता है ना बच्चे को 5 वर्ष तक, जी वो अपने माँ से आता है। माँ पढ़ाती है। तो सशक्तिकरण क्या, वो खुद से सशक्त है। रानी लक्ष्मीबाई, माँ जानकी, माता गिरजा, माता दुर्गा, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती। जी हमने क्या कर दिया कि हमने इस देश को पुरुष प्रधान देश बना मान लिया, जी जबकि हम भारत माता की जय करते हैं, जी मगर हम पुरुष प्रधान देश मानते हैं। जी तो नारी सशक्त पहले से है। और कोई ये ना कहे कि आधा आधा का, जी वो हमेशा 100 पे है। जी उनका आदर है, हमेशा आदर होना चाहिए। हम्म, जिस दिन ये भाव, मैं क्यों रामायण पे आपको बोल रहा था कि जी वहां से ज्ञान मिलता है। ये जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जी महिलाओं के खिलाफ, जी वो बड़े, कहते नहीं उस समय भी गलत व्यक्ति रहा। जी राक्षस तो उस समय भी थे। हाँ, जी तो राक्षस आज भी हैं जी जो नेगेटिविटी लेडीजों में, महिलाओं में देखते हैं। जी राम आज भी हैं जी जो महिला को माँ मानते हैं। अब कलयुग में ही उदाहरण देखें ना, जी कलयुग में विवेकानंद हुए, स्वामी जी स्वामी दयानंद सरस्वती हुए, महात्मा बुद्ध हुए, जी महावीर हुए, जी क्या कहते हैं, अ, गुरु शंकराचार्य हुए, जी आदि गुरु शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य, जी रामानुज कृष्ण हुए। जी बहुत ऐसे लोग हैं, उन्होंने माँ माना जी और बढ़े। और उन्होंने ऐसा धर्म का प्रचार किया कि जहाँ नारी को उन्होंने कम आंका ही नहीं। जी आदि गुरु शंकराचार्य जी का मिथिलांचल में एक साक्षात्कार हुआ था उनका। जी यानी जब आदि शंकराचार्य निकले, यानी अपनी विश्व विख्यात करने के लिए निकले जी धर्म को, शैव धर्म को, तो वो पहुंचे मिथिलांचल के मंडन मिश्र जी के यहाँ। जी वहाँ मंडन मिश्र जी से बहुत देर तक साक्षात्कार हुआ। जी तो मंडन मिश्र हारने लगे। जी तो उनकी धर्म पत्नी आई, जी जी उन्होंने ऐसा एक क्वेश्चन कर दिया जो आदि शंकराचार्य उलझ गए। जी उनकी भी एक वो थी, क्योंकि वो जीवन भर वो अज्ञात, वो क्या कहते हैं, वैवाहिक जीवन में नहीं थे आदि शंकराचार्य जी। जी तो उन्हें गृहस्थ आश्रम के बारे में तो नहीं जानकारी थी। जी माता ने वहाँ, एक शक्ति ने जी उस, यानी मंडन मिश्र जी के वाइफ को वर्णन किया गया। आप आदि शंकराचार्य एक मूवी भी है, उसमें वर्णन किया कि वो माता शक्ति की रूप थी। जी तो उन्होंने वहाँ कुछ क्षण के लिए जी डिमोलाइज हुए। वहाँ आदि शंकराचार्य फिर गृहस्थ आश्रम को समझने के लिए एक राजा के शरीर में प्रवेश करके जब गृहस्थ आश्रम समझा, जी तो आंसर तो दिए, मगर वहाँ उन्होंने उन्हें अपना माता भी माना कि आपने मुझे ये ज्ञान भी दिया, ये ज्ञान नहीं था। जी तो इसलिए महिला सशक्तिकरण, महिला हमेशा सशक्त है, जी बस लोगों को समझने की देर है। जी कहते हैं ना कि जनरल
जब अब आज की अब प्रकाष्ठा में आपकी बात करता हूँ, राजनीति प्रकाष्ठा में इसी बात को कहता हूँ जी कि जनरल सीट आती है जी तो सब लड़ते हैं, जी मगर जनरल सीट में सब पुरुष ही लड़ते हैं, जी ये गलत है। जनरल सीट में महिला भी लड़ सकती है। जी महिला सीट है, ठीक है, जी मगर जनरल में, ओबीसी में, किसी में, एससी में जी पुरुष, एससी पुरुष आए अलग है, जी मगर एससी सीट आई जी तो उसमें महिला भी लड़ सकती है, ये नहीं कि सिर्फ पुरुष लड़े। जी ओबीसी पुरुष नहीं है, ओबीसी सीट आई जी तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ पुरुष लड़ेगा, जी। महिला लड़ सकती है। आपके लिए खोड़ा में उदाहरण है, जी खोड़ा में सबसे बड़ा उदाहरण है रीना भाटी। जी श्रीमती रीना भाटी जी ने पिछले 5 वर्षों में महिला सशक्तिकरण का बहुत अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने। जी आप देखिए, जहाँ खोड़ा में हम क्या कहते हैं गलियों से जाने में बचते थे, जी आज वो प्रकाशित हुई। लोगों ने जो मांगा, डिमांड किया, उन्होंने दिखाई ताकत। तो महिला कभी कमजोर नहीं है जी और इसे कोई कम आके भी ना, महिला हमेशा से सशक्त है। बस हमें समझने की देर है। पुरुष जिस दिन ये समझ ले कि भैया नहीं, माँ माँ ही होती है, जी तो सारी ये जो सशक्तिकरण या ये करण सब अपने आप नीचे और मात्र आगे होगा। अब आपने खौड़ा कॉलोनी गाजियाबाद की बात छेड़ ही दी है, तो मैं आपसे एक कड़वा प्रश्न पूछना चाहूंगा। जैसे आपने सुना होगा कड़वे प्रवचन, कड़वे 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 प्रवचन, वचन, कड़वे वचन प्रवचन जैन मुनि तरुण सागर जी तरुण महाराज के। सागर जी बहुत अच्छे जी, वक्ता थे। तो मैं अब आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि हमारी आदरणीय चेयरमैन साहिबा श्रीमती रीना भाटी जी, उन्होंने अभी 5 वर्षों में बहुत अच्छे कार्य किए। मैं भी उनके कार्यों से 95% खुश हूँ। 95% की गारंटी मैं ले रहा हूँ। 5% दुखी क्यों हूँ? खौड़ा के पीने के पानी को लेकर। अगर खौड़ा में पीने का पानी वो 5 साल में लेकर आ जाती या आने वाले 5 साल में लेके आ जाएं, मेरा क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे कि मैं हाँ। पहले की भी बात कर रहा हूँ और आगे की भी बात कर रहा आगे की हूँ। भी बात कर रहे हैं। हमारे खौड़ा में सिर्फ अब दिक्कत रह गई है, आपको भी पता है, पीने के पानी की। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल वो हम आसपास से मैनेज कर लेते हैं, क्षेत्री, गाजियाबाद, नोएडा, पर पीने का पानी हम मैनेज नहीं कर सकते आसपास से। उसके लिए हमारी माताएं बहनें यहाँ कंधे पे रख रख के बोतल, हमारे बड़े बुजुर्ग साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी में पानी रख रख कर क्षेत्री, नोएडा, गाजियाबाद से लेकर आते हैं। अगर वो खौड़ा में पानी के पीने के पानी को भी लेकर आ जाए तो क्या आप सहमत है वो आगे राजनीति के लिए? आपका ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी और इस पे मैं बहुत अच्छा उत्तर दूंगा जी और समाज से ही रिलेटिव दूंगा। जी जी अब आपको मैं बताता हूँ, सन 2017 जी चुनाव लड़ी, चेयरमैन बनी हमारी श्रीमती जी रीना भाटी जी बनी। जी उनके यहाँ विश्वास मानोगे, जी आप जहाँ से बिलोंग, यानी आप जिस क्षेत्र में रहते हो वहाँ जी। पानी की अभी किल्लत है, जी बहुत ज्यादा है बंदना जी विहार, जी, वार्ड नंबर 18 वार्ड नंबर 18 जी जीती। जी हाँ, तो मैं सबसे पहला व्यक्ति था जी जो श्री योगेश भाटी जी से मिलने गया जी और मैंने कहा कि भैया पहले पानी की व्यवस्था होना चाहिए। जी तो आपको पता होना चाहिए कि आपके वार्ड से जी कम से कम 30-35 लोग, जी अब किसके अंडर आए थे किसके साथ आए थे इतना याद नहीं है, मगर 30-35 लोग आए थे। जी उनका पहला क्वेश्चन क्या था मालूम है आपको? जी यानी एक तरफ मैं अकेला पानी मांगने जी। वाला और वो 30-35 लोग क्या कह रहे हैं मालूम है हम्म। कि भाई साहब वो खड़ंजा नहीं बना, जी वो खड़ंजा बनवा देते, जी। स्थिति ठीक हो जाती। जी भाई साहब वो वहाँ पानी नहीं निकल रहा, जी वो पानी नाली बनवा देते तो स्थिति ठीक हो जाती। हम्म, अब नेता 30 की सुने या 1 की? जी अब आप बताइए, 30 की सुनेगा कि 1 की? वो तो 30 की सुनेगा, 30 की बहुमत की तरफ दुनिया चलती है। बहुमत की तरफ। जी तो मुझे श्री योगेश भाटी जी ने उस जी। टाइम ये कहा कि देखो शिवम, हम्म, ये लोगों की मूल जो जरूरत है, आवश्यकता है, वो इनके लिए, इनके जी। रूप में जी ये नाली खड़ंजा मांगे। तुम अकेले एक व्यक्ति हो जो पानी के लिए बोल रहे, जी तो वहां मैं चुप हो गया। जी अब मुझे पता थी कि इस वार्ड में पानी की दिक्कत है, जी इसलिए मुझे पता थी कि हम इस पे आज नहीं, जी 2015 से आपस में बात करते हैं कि कहाँ क्या घटनाएं घट रही। जी तो रही बात, तो लोगों ने जो मांगा वो लोगों को मिला। अब लोग पानी मांग रहे हैं, जी हमारी चेयरमैन बनते हैं, हमारी पार्टी से चेयरमैन बनते हैं, जो भी बने वो पानी ही का पहला कार्य होगा। जी और रीना भाटी जी ने बहुत अच्छे कार्य करे, जी तो हो सकता है कि
पार्टी उन्हें फिर मौका दे जी तो उनका पहला काम पानी होगा। और कोई दूसरा व्यक्ति भी लड़े, यानी जी पार्टी जिसे दे टिकट वो लड़े तो जी उनका भी पहला काम पानी होना चाहिए, मेरी उम्मीद से ये। तो जी अब पानी के लिए आपको दिक्कत होने वाली नहीं, जो दिक्कत थी वो बीत चुकी है। जी अब चुनाव की प्रक्रिया में हम लोग हैं, जी तो चुनाव बीतने के बाद सब कुछ तैयार है। जी जमीन भी शायद अधिकृत हो चुकी है, जी जमीन भी अधिकृत। अब जो टाइम लगे, टाइम तो लगेगा, क्योंकि जी आपकी खोड़ा की गलियां जी इतनी इतनी लंबी हैं, जी इतनी लंबी हैं जी कि आप यहाँ से हरिद्वार जा सकते हैं, जी इतनी लंबी हैं जी गलियां। तो यहाँ से हरिद्वार तक पाइपलाइन बिछाने में तो आसानी हो जाएगी, क्योंकि सीधा रास्ता है। जी मगर हमारी खोड़ा में जी बहुत, कोई 5 फुट की गली भी है, जी कोई 20 फुट की भी है, कोई 40 फुट की भी है, जी और कोई 2 फुट की भी है। तो जो टाइम लगेगा, टाइम पीरियड तो लगेगा, मगर ये है कि पानी, अगला कार्यक्रम पानी पे ही है। जी कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है, अभी फिलहाल पंचवर्षीय योजना में पानी सर्वप्रथम है। तो हमारी सरकार आते ही नगर निकाय चुनाव में जी हम पानी ही सबसे पहले देंगे। जी पानी से अलग कुछ नहीं, ये हर व्यक्ति का मूलभूत जरूरत है। ऐसा तो नहीं है शिवम जी कि ये सिर्फ चुनावी स्टंट हो पानी का नहीं मुद्दा, जी, कि नहीं। हम अब सरकार में आ जाएं और उसके बाद भूल जाएं? नहीं, हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का ही जल कल योजना का है। जी 2024 तक का टारगेट था, मगर जी बीच में 2 वर्ष कोरोना ले गए। तो यानी 2026 मान लें हम? हाँ, नहीं, 2026 क्यों मान लें आप? जी हो सकता है 24 में ही आ जाए, 25 में ही आ जाए, जी लोकसभा चुनाव से पहले ही पानी की प्रक्रिया शुरू हो जाए। जी मगर उनका ये था कि पूरे भारत में जी जल कल योजना के तहत 2024 तक हर घर को पानी मिलना चाहिए। जी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री का ही ये सपना, हमारी पार्टी से बने व्यक्ति का ही ये सपना है, तो हम छोटे कार्यकर्ताओं का भी तो योगदान रहेगा इस पानी में, सब कुछ में। जी क्योंकि लोगों से ही पार्टी बनती है, और लोगों को कोई नाराज नहीं कर सकता। सब लोग अपने पक्ष में ही रखना चाहते हैं, जी तो हम अपने पक्ष से किसी और पक्ष में लोगों को नहीं जाने देंगे। जी जनता जनार्दन है, जी और जनार्दन ही रहेंगे। जी शिवम जी, अगला प्रश्न, खौड़ा आम चुनाव को लेकर आप किसके साथ रहने वाले हैं और आपकी क्या भूमिका रहेगी और कैसे आप अपने उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे? आपका प्रत्याशी कौन होगा? मेरा प्रत्याशी कमल का फूल। जी मैं भाजपा में मंडल उपाध्यक्ष हूँ खोड़ा से, जी तो मेरा प्रत्याशी कमल का फूल। जी और मैं ये भी कहूँगा कि जो मांग रहे हैं टिकट, जी मांगे, मगर किसी को नीचा दिखा के नहीं, जी किसी व्यक्ति की बुराई करके नहीं। जी किसी का, यहाँ हम सोच सकते हैं, जी मगर जवान गंदी ना करे। जी और पार्टी जिसे टिकट देगी हम उनको पूरे जोर शोर से लड़ाएंगे, जी क्योंकि मेरी हैसियत उतनी बड़ी नहीं है कि मैं किसी को टिकट दिलवा पाऊँ। जी आप समझ रहे हैं। और जी मैं जिस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, अदना सा कार्यकर्ता हूँ, जी तो मैं चाहूँगा कि मेरा कमल का फूल जीते, जी विकसित हो। और चेयरमैन क्यों, 34 के 34 सभासद भी हमारी पार्टी के हो। तो मैं तो पूरा दिमाग से संतुलित करके बैठा हूँ कि भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ नगर निकाय चुनाव खोड़ा में आ रही है, और चेयरमैन भी हमारी पार्टी के ही होंगे। जी तो आप इसके लिए पूरे इत्मीनान से रहिए कि भाजपा जीत रही है। आपका कहने का तात्पर्य यह है कि आप अन्य पार्टियों का बिल्कुल सुपड़ा साफ कर देंगे? विपक्ष है ही नहीं जी, बस वही मेरा कहने का तात्पर्य तो यही है, और आपका विपक्ष भी है यही ही है। नहीं। अब विपक्ष नहीं है ना, अब देखिए ना, जो थे जी दूसरी पार्टी में वो भी हमारी पार्टी में आ गए जी गंगा नहाना। जी भले ही उतने दिन गटर में रहे हों, मगर हर कोई चाह रहा कि भाजपा में आके गंगा नहा लूं। मगर मेरा पार्टी से अभी भी अनुरोध है, जी निवेदन भी है, अनुरोध भी है, और जिसे जो समझना कि कार्यकर्ता को ही टिकट मिलना चाहिए। जी जिस व्यक्ति ने 10 वर्ष 20 वर्ष, मतलब कि पार्टी के सिवा, वो 5 वर्ष से ही क्यों ना जुड़ा हो, या 1 वर्ष से क्यों, जी और पार्टी के सिवा उसका कुछ नहीं है, जी तो ऐसे व्यक्तियों को पार्टी टिकट दे, टिकट प्रदान करेगी। ना कि अब 2 महीने 10 महीने पहले वाले को, या 1 महीने पहले वाले जोड़ने वाले व्यक्तियों को, या दल बदलने वाले नेताओं को टिकट मिले। क्योंकि दल बदलने वाले नेता जब उस पार्टी के नहीं हुए तो हमारी पार्टी के नहीं सही होंगे। बात है आपकी। और उदाहरण एमसीडी चुनाव देख लीजिए, जी हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, क्योंकि जी हिमाचल प्रदेश में कुछ गलतियां हुई हैं हमसे। जी ऐसी गलतियां हुई कि हमने कांग्रेस से आए लोगों को टिकट दे दिया। जी अब जो कार्यकर्ता 20 साल से जूझ रहा है, 25 साल से जूझ रहा है, या पिछली बार विधायक रहा, आप उसकी टिकट काटते हुए, तो क्षेत्र में उसने भी तो कुछ अपना बना रखा होगा वर्चस्व। जी तो मेरा ये मानना है कि टिकट ना कटे, जी पार्टी को हमें
2024 को सोच के राजनीति करनी चाहिए। जी निकाय चुनाव से ही निर्धारित होगा हमारा 24, जी और 24 में सशक्त प्रधानमंत्री मुझे फिर से माननीय मोदी जी के रूप में ही दिखते हैं। जी तो इसलिए 2022 में माननीय योगी जी से, या जो भी हमारे अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह जी, जी क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं मोहित मोहित बेनीवाल जी। बेनीवाल जी, जी गाजियाबाद अध्यक्ष हैं संजीव शर्मा जी, जी मंडल अध्यक्ष हैं लक्ष्मण नागो जी। मेरा इन सभी व्यक्तियों, महान भावों से आग्रह है जी कि निष्ठावान व्यक्तियों को टिकट मिले, पार्टी के व्यक्तियों को टिकट मिले, और समावेश हो, जी हर उम्र का समावेश हो, युवा से लेके बुजुर्ग तक, महिला से लेके पुरुष तक। एवं कोई हमारे एक कहते हैं ना अर्धनारी जी शक्ति, वैसे भी कोई व्यक्ति हैं, जी उन्हें भी टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि हमें समाज को एक साथ लेके चलना है। समाज जाति से नहीं, जी समाज इन 3 व्यक्तियों से चलता है, अर्धनारीश्वर, जी महिला, पुरुष। जी ये किसी भी जाति के हो सकते हैं। तो इन तीनों को आधार मान के आप मैं आग्रह करूंगा कि पार्टी टिकट दे, जी किसी का दिल न तोड़े। जो अभी हवा का रुख देखते हुए, बदलते हुए आए हैं, जी उन्हें रुखी समझे, पहले 4-5 साल कार्य करवाएं उनसे पार्टी के लिए, जी क्योंकि कार्य वो करेंगे नहीं जी चुनाव में, या तो चुनाव से पहले ही दूसरी पार्टी में टिकट ले लेंगे या निर्दलीय लड़ लेंगे। जी तो मैं चाहूंगा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट मिले, और रिपीट हो तो बहुत अच्छा है। शिवम जी, इसी बीच में मेरे मन में और लोगों का जो मैं रुझान देखता हूँ सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से, कि बहुत से लोग ये कहने लगे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मतलब दिशा निर्देश में चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, मोहित बेनीवाल जी को उपाध्यक्ष अध्यक्ष क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया, माफ कीजिएगा, क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया। दोनों ही जाट जाति से ताल्लुक रखते हैं, संबंध रखते हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि अब तो जाटों को ही सबसे ज्यादा टिकट मिलेंगे, जाटों को ही मान लो फायदा मिलेगा। तो आप इससे कहां तक सहमत हैं? ऐसा कुछ नहीं है, जी किसी एक ही जाति को नहीं। ये पार्टी है, जी पार्टी सभी का समावेश करना जानती है, जी अपना बैलेंस जानती है, जी मगर सभी को अधिकार भी देना जानती है। जी जाट समाज से पहली बार मुझे लग रहा है कि कोई अध्यक्ष बने, जी तो ऐसा भी ना कोई सोचे कि भैया टिकट भी उन्हीं लोगों को मिलेगी या उसी जाति विशेष से मिलेगा, ऐसा जी कुछ नहीं। मगर हाँ, पार्टी सभी की भागीदारी समय समय पे दिखाएगी। जी तो वही अभी जाट समाज की भागीदारी पार्टी दिखा रही है, जी और भविष्य में हो सकता है कोई गुर्जर भी बन सकता है, कोई जी यादव भी बन सकते हैं, जी कोई शर्मा जी भी बन यादव सकते जी तो हैं, पहले रह चुके हैं ना। कोई शर्मा जी भी बन जी सकते हैं, कोई गौतम जी भी बन सकते हैं, कोई जी वाल्मीकि जी भी बन सकते हैं। जी तो ऐसा कुछ ना समझे। इससे पहले मौर्य जी थे जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जी उनके बाद स्वतंत्र देव सिंह जी थे। जी जी तो ऐसा कुछ नहीं है जी कि ये उस पर ही टारगेट। मौर्य समाज को कितने को टिकट मिल गया? जी मिल गया क्या? नहीं स्वतंत्र देव सिंह जी के समाज को कितनों को टिकट मिल गया? नहीं ना। नहीं तो पार्टी समावेश करना जानती है, और जी हमसे अच्छा जानती है। जी उन्होंने 20-25 वर्ष 40 वर्ष समय दे रखा है, तो हमसे ज़्यादा ज्ञान है उनके पास। जी तो ऐसा कुछ नहीं है, ये विपक्ष के द्वारा फैलाया जा रहा एक प्रोपोगेंडा है, जी और इस प्रोपोगेंडा में वो कभी पास नहीं हो सकते जी। जी हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत से आ रही है, जी और हमारी पार्टी सभी का समावेश करना जानती है। शिवम जी, इसी बीच में मेरे मन में एक नया प्रश्न पैदा हो गया है, क्योंकि मैं आपकी बातें सुनता हूँ तो बीच बीच में से प्रश्न उद्वेलित होने लगते हैं। मेरा प्रश्न यही है कि आपने अपने आप को, आपके आसपास आपके गांव क्षेत्र में तो जाट जाति, क्योंकि मैं खुद जाट जाति से हूं, तो मेरा हक बनता है प्रश्न करने का आपसे कि आप जाट जाति के बारे में क्या सोचते हैं? योद्धा, जी, एक शब्द में योद्धा। वो किस रूप में? योद्धा है जी। जी योद्धा इसलिए है कि वो कभी किसी परिस्थिति में पीछे नहीं हटते। जी परिस्थितियों के साथ लड़ना झगड़ना जो भी है उस सिचुएशन में वो पूरे योद्धाओं की तरह खड़े रहते हैं। जी इसलिए मैं जाट समाज को, गुर्जर समाज को योद्धा के रूप में देखता हूँ। जी बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और योद्धा हर परिस्थिति में योद्धा ही रहता है, जी उसके अनुकूल हो तो भी, ना जी हो तो भी। तो शिवम जी, अब चलते चलते अब अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज जो युवा हैं, आपने देखा होगा वो रील्स से रियल लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ऐसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? उसमें दोनों बातें समाहित हो जाएंगी, युवाओं के लिए संदेश और रील्स और रियल लाइफ में। कि आप रील्स की बात किए तो एक जी एक युवा ही थे, जी
वो कहते हैं कि हम अच्छा कंटेंट देते हैं जी तो हमारा कुछ नहीं होता। जी कोई आता है कच्चा बादाम जी करके और वो उस मिलियंस में ले जाते हैं। जी तो मैं ये कहूँगा कि जो ये रील्स हैं, जी रियल लाइफ को तबाह कर रखा है। जी नेगेटिविटी हमारे देश में बहुत ज़्यादा जल्दी फैलता है, जी अच्छा फैलने में टाइम लगता है। जी मैं कहूँगा कि अच्छा कीजिए। जी हो सकती है कि आज एक हो, जी कल 100 होंगे, कभी जी करोड़ भी होंगे। जी हड़बड़ाइए नहीं। मेरा आपके लास्ट क्वेश्चन का मेरा पहला ही जी क्वेश्चन, आपको पहले क्वेश्चन से ही मैं वो करूँगा, जी धैर्य रखिए, जी अच्छे कंटेंट के साथ काम कीजिए। कोई बुरी चीज़ नहीं है रील, और जी कंटेंट अच्छा होना चाहिए जिससे लोगों को ज्ञान हो। अब इसी पे देखिए ना, जी खान सर भी हैं, जी अवध ओझा सर भी हैं, जी दिव्यकृति जी भी हैं, जी दृष्टि वाले, जी और संदीप माहेश्वरी जी हैं, अभिलाषा पांडा जी। अभिलाषा पांडा जी जी हैं, शंभू हर हर शंभू जी वाले जी गाने। तो अच्छे भी लोग हैं, अच्छे की कैटेगरी 10-20 की है, जी कच्चा बादाम टाइप लोगों की बहुत ज्यादा है। जी तो हमारे यहाँ शुरुआत से ही मैंने ये जी देखा है कि नेगेटिविटी कुछ ज्यादा बिकती है। जी लोग प्रभावित भी नेगेटिव चीजों से ज्यादा होते, जल्दी होते हैं, जी अच्छी चीजों से नहीं। तो मैं लोगों से भी आग्रह करूंगा, जी क्या मोटिवेशनल चीजें देखें। जी ये नहीं कि कच्चा बादाम या ये बादाम वो बादाम। जी वो एक रात, बहुत अच्छे व्यक्ति ने, पीयू मिश्रा जी हैं, जी अ, दरभंगा के हैं, जी गोलमाल फिल्म में पूरा नाम याद नहीं आ रहा, जी मिश्रा जी हैं। उन्होंने कहा मनोज मिश्रा तो नहीं है? नहीं, मनोज मिश्रा राजेंद्र मिश्रा? नहीं है, अच्छे कॉमेडी जी जी वॉमेडी करते हैं, अच्छे जी हैं। उन्होंने कहा था कि भाई ये आपका क्या कहते हैं, किशोर कुमार, जी मोहम्मद रफ़ी जी, जी मुकेश जी, जी ये सब 2 मिनट के लिए नहीं थे, जी ये आज भी सुने जा रहे ये युगांतर तक के लिए हैं। थे। हाँ, जी तो वही मैं कहना चाहता हूँ, जी ये मैगी नहीं है जी। जी अच्छे को टाइम तो जरूर लगेगा मगर दिखेगा अच्छा ही। जी धैर्य रखिए, अच्छा ही बिकेगा और अच्छा ही दिखेगा और जी अच्छा ही होगा। जी क्योंकि ये कलयुग है। आप जी पहले सतयुग में आप 1000 वर्ष तक तपस्या करते थे, तब भगवान आते थे। जी आज आप अपने दिनचर्या में सिर्फ 10 मिनट भगवान का नाम ले लेंगे ना, जी तो आपको भगवान के दर्शन होंगे। जी बस समझने की फेर है, समझिए। और हमारा काम, आपका काम समझाना है लोगों का, जी तो समय समय पे हम भी समझाएंगे और आप भी समझाते रहिए। शिवम जी, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मेरा बस आपसे एक निवेदन है, मेरे अपना पर्सनल, कि आपको बहुत सारे मंत्र, दोहे, पंक्तियां, छंद बहुत सारी याद होंगे, मेरी जहां तक नॉलेज है। तो उसमें से कोई आप अपनी ओर से बोलना चाहें, हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि जी आप, और उसमें कुछ ना कुछ उसका सार भी निकलता हो जिससे कि लोग प्रेरित हो। मैं हिंदी में तो नहीं अनुवाद कर पाऊंगा, जी मगर कुछ है, एक मंत्र है जी जो मैं अपनी माता यानी शक्ति माँ दुर्गा के सामने मैं बोलता हूँ, जी और सबको बोलना चाहिए। जी सर्व मंगल मांगल्ये जी शिवे सर्वार्थ साधिके जी शरण्य त्र्यंबके गौरी जी नारायणी नमस्तुते। जी ये मंत्र है कि सबका मंगल हो, जी सबका अच्छा हो। जी शिव के रूप में भी, जी यानी शिवे सर्वार्थ साधिके, जी यानी शिव के सामने भी, नारायणी स्वरूप में, जी यानी माँ लक्ष्मी के रूप में। जी तो ये इसमें भी माँ शक्ति का ही वर्णन है, जी शिव जी का ही वर्णन है, मगर सबका अच्छा, अच्छे के साथ। जी तो हो सकते है हिंदी अनुवाद मेरी गलत हो, मैं उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, मगर इसका अनुवाद यही है कि सबका अच्छा। जी तो इसी बात के साथ शिवम जी, आप हमारे साक्षात्कार के लिए हाजिर हुए, साथ में आए, आपने हमें अपना साक्षात्कार दिया, उसके लिए आपका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि साधुवाद करता हूँ। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका जय भी भारत, धन्यवाद। जय श्री राम। आपका भी धन्यवाद। जी, आपने मेरा साक्षात किया है, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। आशा करता हूँ कि आप हमेशा सदैव यूं ही लोगों को प्रेरित करते रहेंगे और अपने आप को स्थापित करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे कि हाँ जी, हम हम भी कुछ हैं समाज में, हमारी भी कुछ भूमिका है। और जो आपके दुश्मन हैं उनको आप बताना चाहेंगे कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है जी, जी मेरे लिए सब मेरे भाई बंधु हैं। जी सामने वाले व्यक्ति के मेरे लिए क्या सोचते हैं वो उन पे निर्भर करता है। जी मेरे लिए कोई मेरा दुश्मन नहीं है, सब मेरे भाई हैं, सब मेरे अपने हैं। जी और जब वैसी नीति आएगी तो जी उस तरीके से भी देखा जाएगा, मगर मेरा अपनी तरफ से कोई कुछ नहीं है। मैं जी सभी को राम राम करता हूँ।
जय श्री राम, जय श्री जय राम। हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।